8 दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी की 32वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। पिछली 31 वीडियो में हमने सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी के 7 चैप्टर और सभी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवालात सीटेट में पूछे गए हैं सबको डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग सीटेट के सिलेबस के मुताबिक 8वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है तदरीसी आमोज़ी मवाद यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे आप अंग्रेज़ी में TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ अहम बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी और फिर इससे मुतालिक जितने भी सवाल सीटेट में पूछे गए हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि TLM क्या होता है, तदरीसी आमोज़ी मवाद किसे कहते हैं। तो तदरीसो आमोज़िश को मौसर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम तदरीसी व आमोज़ी वसाइल यानी कि TLM कहते हैं। यानी कि शिक्षण अधिगम को, टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए जिन माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं चीज़ों को हम शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि तदरीसी आमोज़ी मवाद कहते हैं। जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को ज्योग्राफ़ी पढ़ा रहे हैं आप, और ज्योग्राफ़ी पढ़ाते वक्त आप ग्लोब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मैप और ग्लोब आपका TLM कहलाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह पढ़ाते हुए कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सबक आसान हो जाए, दिलचस्प हो जाए, इफ़ेक्टिव हो जाए, उसी चीज़ को हम TLM कहते हैं। यानी कि इसी को हम तदरीसी आमोज़ी मवाद कहते हैं। अब देखिए, तदरीसी आमोज़ी मवाद को पहले क्या कहा जाता था, टीचिंग एड्स कहा जाता था। यानी कि पहले इनके लिए तदरीसी मवाद यानी कि टीचिंग एड्स की इस्तिलाह का इस्तेमाल होता था। पहले TLM को टीचिंग एड्स कहा जाता था और टीचिंग एड्स में 3 किस्म की जो एड्स होती हैं वो हैं। पहली जो होती है वो होती है आपकी विजुअल एड्स, जिसको आप कहेंगे बसरी ज़राए। ठीक है। जिससे हम चीज़ों को देखकर जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड हो गया तो ये आपका बसरी है। ठीक है। बसरी यानी कि आपका विजुअल एड्स है। उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका समई, जिससे हम सुन के जानकारी को हासिल करते हैं। जैसे रेडियो आपका जो हो गया ये आपका समई है, इसको हम ऑडियो एड्स कहते हैं। और जो तीसरी किस्म है वो है समई बसरी एड्स, यानी कि जिससे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे टीवी हो गया ना, टीवी से आप तस्वीरें भी देखते हैं और साथ ही साथ उससे आप आवाज़ें भी सुनते हैं। तो टीवी वगैरह आपका क्या हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गया। ठीक है। समई बसरी वसाइल हो गए। ठीक है। तो यही TLM जो है इसको पहले टीचिंग एड्स कहा जाता है और टीचिंग एड्स 3 किस्म की होती हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। लेकिन अब इसको क्या किया जा रहा है, आमोज़िश और आमोज़गारों पर बहुत ज़्यादा फोकस होने की वजह से और मवाद का सरगर्मी पर मबनी होने के बाद, ठीक है, TLM इसे कहा जाने लगा। किसे? यही जो चीज़ें जो टीचिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, टीचिंग को इफ़ेक्टिव और असरदार बनाने के लिए, उन्हीं चीज़ों को बाद में TLM की इस्तिलाह दे दी गई। इसी को तदरीसी आमोज़ी मवाद यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाने लगा। ठीक है। अब देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री से क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो तलबा को तवज्जो मरकूज़ करने में, सबक में दिलचस्पी पैदा करने में, आमोज़िश को सहल करने में और सबक को ज़्यादा मानीखेज़ बनाने में मुआविन
होते हैं। ये जो TLMs होते हैं, जब हम इसकी मदद लेते हैं तो बच्चे सबक में दिलचस्पी लेने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, तो बच्चा उतना दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन जब आप TLM का यूज़ करेंगे, A फॉर एप्पल, एप्पल का फ़ोटो ले आके बच्चों को दिखा देंगे, और उसके बाद B फॉर बैट का फ़ोटो आप या फिर बैट ही पूरा असली में ले आके दिखा देंगे, या फिर C फॉर कैट दिखा देंगे, तो इससे बच्चे ज़्यादा तवज्जो से देखेंगे, सबक को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए TLM का यूज़ होता है। इससे क्या होता है, बच्चे सबक मरकूज़ करते हैं और सबक में दिलचस्पी आ जाती है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जो लर्निंग होती है वो इजी हो जाती है। ठीक है, और जो लेसन है वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, और मुअल्लिम के काम को भी इससे आसानी हो जाती है। आसानी से मुअल्लिम अपनी बातों को अपने स्टूडेंट तक TLM की मदद से पहुंचा सकता है। तो TLM क्या है आपने समझ लिया। ठीक है, TLM से और भी कुछ रिलेटेड बातें मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दर्सो तदरीस का अमल शुरू करने के लिए कुछ बुनियादी सहूलियात का नहायत ज़रूरी है। जैसे तमाम मौसम में काम करने लायक कमरे हों, ब्लैक बोर्ड हो, पीने का पानी और बैतुल खला यानी कि टॉयलेट वगैरह हो, बैठने के लिए वाजिब इंतज़ामात हों, खेल के सामान और लाइब्रेरी की किताबें हों। ये सभी चीज़ें टीचिंग के लिए ज़रूरी हैं कि अच्छे से कमरे हों, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो, पीने का साफ़ पानी हो, टॉयलेट हो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग, और फिर बैठने के लिए प्रॉपर जो व्यवस्था हो बच्चों के लिए, और खेल के लिए छोटा सा मैदान ही सही लेकिन हो, और किताबों के लिए लाइब्रेरी हो। इन तमाम चीज़ों को तदरीस के लिए बुनियादी मवाद कहा जाता है। 1968 की जो तालीमी पॉलिसी है, 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, और 1991 का जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, उनमें इन्हीं बुनियादी सहूलियतों को मुहैया कराने पे जोर दिया गया है। पूछा जाता है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये कब आया था, तो 1991-92 में आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। यानी कि जो टीचिंग के लिए अहम ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में बात की गई है। जैसे कि अच्छा सा कमरा हो, ठीक है, उसमें पढ़ाने की जो जो चीज़ें चाहिए वो मौजूद हों, तो इसी पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जोर देता है। ठीक है, तो TLM और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किन किन चीज़ों पे जोर देता है ये आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे निसाबी किताब यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में। तो निसाबी किताब जो है ये भी एक TLM है कि नहीं। निसाबी किताब दरसो आमोज़ी अमल का बुनियादी जुज़ है। ये क्या करता है, ये मुअल्लिम को इस बात को समझने में मदद करता है कि तलबा को क्या, कैसे और कितना पढ़ना है। जो सिलेबस की बुक्स होती हैं वही ना डिफ़ाइन करती हैं कि बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर सिलेबस की कोई बुक ना हो तो क्लास 1 के स्टूडेंट को हम क्लास 5 की चीज़ें भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या क्या पढ़ना है। तो इसीलिए निसाबी किताब होती है, एक पाठ्य पुस्तक होती है जिससे टीचर ये समझ सके कि उन्हें स्टूडेंट को क्या, कैसे और कितना पढ़ाना है। गर्ज़ ये है कि दरसी किताब तालिब इल्म और उस्ताद दोनों के लिए रहनुमाई करती है। जो टेक्स्ट बुक होती है ना, ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए रास्ता दिखाने का काम करती है, मार्गदर्शक होती है। ज़बान की दरसी किताब का मकसद ज़बान की सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। किताबें जितनी सूझबूझ और एहतियात से तैयार की जाएंगी उतनी ही आमोज़िश में मुअस्सिर और मददगार होंगी, यानी कि लर्निंग में इफ़ेक्टिव होंगी। यानी कि किताबें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे हमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से तैयार करनी चाहिए। और किताबें जब भी हम निसाब की तैयार करें तो बच्चे का जो मेंटल लेवल है उसके मुताबिक तैयार करें। ठीक है, ये नहीं कि अभी 5 में पढ़ने वाला बच्चा है और उसके लिए हम
ज्योमेट्री के और त्रिकोणमिति के सवाल उसकी मैथ की किताब में डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का जो मेंटल लेवल है इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो ज्यामिति और त्रिकोणमिति के जो प्रश्न हैं उनको वो हल कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसी किताब होनी चाहिए, जो टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए, निसाबी किताब की खसूसियात क्या होनी चाहिए। तो पहली है तिफल मरकूज यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित हो यानी तलबा की ज़हनी सतह दिलचस्पियों और अहलियत से मुताबिकत रखती हो, बच्चों का मेंटल लेवल उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किताब हो। ठीक है, दूसरा जो निसाबी किताब की खसूसियत है वो ये है कि दरसी किताब में मुख्तलिफ जो असनाफ हैं जैसे ड्रामा, मजमून, कहानियाँ, मुकालमे, नज़में और सफ़रनामे वगैरह को मुकाम दिया गया हो। ठीक है, उसमें ड्रामा भी हो, कहानियाँ भी हों, पोएम्स भी हों, सब कुछ हो दरसी किताब में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि तलबा के माबैन मुस्बत इक़्तिदार को फ़रोग़ देने और मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करने वाली हो, यानी कि बच्चों का जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव बनाए और जो उनके मन में नेगेटिविटी है उसको दूर करे, ऐसी किताब होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि दरसी किताब के असबाक इख्तिसार से लिखे गए हों, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसके जो लेसन्स हों वो शॉर्ट हों। ठीक है, छोटे हों, मुख्तसर हों और ज़रूरी इस्तिलाहात भी उसमें मुहैया की गई हों, यानी कि छोटे हों लेकिन ज़रूरी बातें उसमें हों। ठीक है, दरसी किताब का जो साइज़ है, तहरीर का जो साइज़ है यानी कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, कागज़ की जो किस्म है, जिल्द साजी और तस्वीर वगैरह बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि दरसी किताब में शामिल मवाद जो हों वो मोतबर हों, अथेंटिक हों और दरसी किताब में अमली काम यानी कि प्रैक्टिकल और सरगर्मियों यानी कि एक्टिविटीज़ को भी जगह दी गई हो। तो दरसी किताब कैसी होनी चाहिए, क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए निसाबी किताब की या फिर पाठ्य पुस्तक की या दरसी किताब की, हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि जो कमरे जमात के कसीर लिसानी ज़राए हैं यानी कि मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ जो क्लासरूम हैं वो क्या होता है, इसके बारे में कुछ अहम चीज़ें हम जान लेते हैं। तो हमारी जमात में मुख्तलिफ़ लिसानी पस मंज़र वाले तलबा अक्सर देखे जाते हैं। हमारा जो हिंदुस्तान है इसमें लगभग 5 से 6 हज़ार ज़बानें बोली जाती हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है ये एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पे बहुभाषिकता है। तो हमारे कमरे जमात में भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ पस मंज़र के, ठीक है, विभिन्न आपके बैकग्राउंड के बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानें जानते हैं। ठीक है, कोई उर्दू जानता है, कोई हिंदी, कोई अंग्रेज़ी, कोई भोजपुरी, कोई मगही, कोई कन्नड़, ऐसे होता है। ठीक है, और वो मुख्तलिफ़ ज़बानें जानते और समझते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कसीर लिसानियात कहते हैं। एक क्लासरूम में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले बच्चे जब होते हैं तो वही जो क्लास होती है वो मल्टीलिंगुअल यानी कि कसीर लिसानी बहुभाषिक कक्षा होती है। तो कसीर लिसानियात को अब तक हम रुकावट समझते आए हैं कि अगर बहुत सारी ज़बानें एक कक्षा में होंगी तो इससे बच्चों को ज़बानें समझने में कठिनाई होगी, ऐसा नहीं है। कसीर लिसानियात को अरसा तक ज़बान की आमोज़िश में रुकावट माना जाता रहा है, लेकिन जदीद तहकीकात के मुताबिक एक ज़बान की आमोज़िश दूसरी ज़बान की आमोज़िश में रुकावट नहीं होती है, बल्कि मुआविन होती है, मददगार होती है। सीटेट में पूछा जाता है कि अगर बच्चा एक से ज़्यादा ज़बान से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, एक से ज़्यादा ज़बानें उसके सामने हैं, तो उसकी ज़बानी नशोनुमा में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसकी ज़बानी नशोनुमा डेवलप करेगी, बढ़ेगी, उसकी भाषाई विकास में ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि जब एक से ज़्यादा ज़बानें होंगी तो वो सभी ज़बानों से इंटरेक्ट करते हुए अपने भाषा में उछाल लाएगा, भाषा विकास में उसके उछाल आएगा। यानी कि हमें कसीर लिसानियात को, मल्टीलिंगुअलिज्म को
बहुभाषिकता को संसाधन के तौर पर एज ए रिसोर्स लेना चाहिए, इसे रुकावट और चैलेंज नहीं समझना चाहिए। कसीर लिसानी जमात में ये ज़रूरी है कि हर बच्चे की ज़बान को अहमियत दी जाए। एक क्लासरूम है जिसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, भोजपुरी बोलने वाले बच्चे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हर ज़बान के बोलने वाले बच्चे को उसकी ज़बान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में भोजपुरी का कोई भी लफ्ज़ बोल दे रहा है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि कहना है कि इसकी भी एक ज़बान है, ठीक है, उसकी ज़बान को भी हमें रिस्पेक्ट देना है। अगर कोई बच्चा भोजपुरी के कोई भी लफ्ज़ को बोल दे और बाकी बच्चे ना समझ पाएँ उस लफ्ज़ को, तो एज ए टीचर हमें उस लफ्ज़ को बाकी बच्चों को डिफ़ाइन भी करना है। तो याद रखिए, कसीर लिसानी जमात में ये ज़रूरी है कि हर बच्चे की ज़बान को अहमियत दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने TLM से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स आपको बता दिए। अब इससे मुताल्लिक जो सवालात हैं जो कि सीटेट में पूछे गए हैं उनको देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल यह है कि बच्चों के लिए तदरीसी आमोज़ी मवाद यानी कि TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। आप बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का चयन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए क्या होगा, क्या TLM बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए या फिर उसे सिर्फ तलबा का तैयार शुदा होना चाहिए, यानी कि वो TLM हो जो बच्चों ने खुद तैयार किया हो, या फिर उसे सबक के मुताबिक मरबूत अंदाज में इस्तेमाल करने वाला हो, यानी कि लेसन के अकॉर्डिंग वो यूज़ करने वाला हो, या फिर उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होने वाला होना चाहिए, यानी कि पास के मार्केट में जो TLM यूज़ हो और मिले उसी को यूज़ करना चाहिए। तो बताइए TLM यूज़ करने के लिए जब आप चूज़ करेंगे तो कौन से पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, तो TLM ऐसा हो जो कि सियाक के मुताबिक कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो, कनेक्टेड हो सबक से और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल करने वाला हो। तो यहाँ पे आपका सी वाला जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। लैंग्वेज की क्लासरूम है, उसमें तस्वीर या पोस्टर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके हवाले से कौन सा वाला ऑप्शन सही नहीं है। पहला है, ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। यह बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका देता है। ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका देता है। यह बच्चों को तस्वीर के मुशाहदे का मौका फराहम करता है। जब क्लासरूम में हम कोई भी तस्वीर या पोस्टर लगाते हैं तो क्या इससे बच्चों को सुनने की महारत डेवलप होगी? नहीं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ज़बान की क्लासरूम के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा।